हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये बिहार दरोगा मेंस के लिए केबीसी नैनो बुक से चलाया जा रहा है। 1 से 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगर हम बात और ऑप्शन की करते हैं, अगर जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजी को भूविज्ञान कहा जाता है, जिसमें कि ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात सोरोलॉजी की करते हैं तो सोरोलॉजी को सीरम विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सीरम तथा अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात ओरोलॉजी की करते हैं तो ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। देखिए, अगर चीनी को पानी में मिला दिया जाएगा तो चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी और विलयन जो है यहाँ पे असंतृप्त है, तो इस प्रक्रिया में विलयन की जो सांद्रता और घनत्व है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन जो है वो नहीं बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के होमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो रक्त में ऑक्सीजन की तुलना में जल्दी से घुल जाता है और इसके कारण हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो वह जो मनुष्य है वो बुलिमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं नील हरित शैवाल की, तो नील हरित जो शैवाल है वो धान के साथ है। ये धान का स्थितिकरण करता है ये नाइट्रोजन। राइबोजोमियम लेग्यूमिनस सारम जो है वो मटर का करता है। एजोटा बैक्टर जो है वो गेहूं का करता है। अजोला जो है वो मक्का का नहीं करता है। अजोला जो है ये भी धान का ही करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो क्रिस्टल होता है यह बहुत सटीक आवृत्ति के साथ एक सिग्नल बनाता है ताकि जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं वो कम से कम यांत्रिक घड़ियों की तुलना में सटीक परिमाण दे सके। अगर हम बात सोडियम सिलिकेट की करते हैं तो सोडियम सिलिकेट का जो निर्माण है वो रेत और सोडियम कार्बोनेट से होता है और इसका औद्योगिक नाम जो है वो वाटर ग्लास है। अगर हम बात जर्मेनियम ऑक्साइड की करते हैं तो जर्मेनियम ऑक्साइड जो है वो एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में या फिर थर्मोग्राफिक कैमरों में किया जाता है। अगर हम बात टाइटेनियम डाइऑक्साइड की करते हैं तो ये भी एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग खाद्य उत्पादों में, टूथपेस्ट में, पेंट में, प्लास्टिक में, कागज इत्यादि में सफ़ेद रंग के वर्णक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं क्या कहलाता है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम लोग एल्किन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि की अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो क्यूनिन है ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सल्फागुआनिडीन की तो ये जो होता है आंत संक्रमण के और दुष्प्रभाव के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात एस्प्रिन की करते हैं तो ये क्या है, एक दर्द निवारक दवा है। और अगर हम कैलोरोफेनिकॉल की बात करते हैं तो ये जो है ये क्या है, ये प्रतिजैविक औषधि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वप्रथम मानव का हृदय जो है वो प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव का जो हृदय था वो प्रत्यारोपण हुआ था 1967 में दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो था नगर निर्माण योजना यानी पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत। अगर हम बात सिंधु घाटी सभ्यता की करते हैं तो इस सभ्यता के जो भवन थे वो ग्रिड पद्धति से बने हुए थे और सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी और वो ढके हुए रहते थे।
अधिकतर जो इमारतें थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई रहती थी, और सबसे पहले कपास पैदा करने का भी श्रेय जो है वो सिंधु वासियों को ही जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1912 में किया गया था। और सिंधु सभ्यता की अगर विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिम में दासक नदी के किनारे सुक्ताडोर, पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था। अगर हम बात सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि की करते हैं तो ये था 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सुंग यून जो था वो 515 से लेके 520 तक रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं इससे पहले, तो इससे पहले भारत की यात्रा किया था चीनी यात्री फाहियान, जो कि 399 से 414 तक था। और इसके बाद में यात्री जो यात्रा किया था वो एक चीनी यात्री था हेनसोंग, जो कि 627 से लेकर 643 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो वो था 1098 से लेकर 1325 तक। और इसका जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो जाता है नान्यदेव को। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था हरि सिंह देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? देखिए हल्दी घाटी की अगर युद्ध की बात करते हैं तो ये 1576 में हुआ है। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अगर मुगल सेना के नेतृत्व की बात करते हैं तो राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था, और अगर राजपूत सेना का नेतृत्व की बात करते हैं तो स्वयं महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ कुछ अन्य सरदारों थे जिसमें अफगान सरदार हकीम खान जो था वो प्रमुख था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल अल्काट और मैडम HP बॉल्स्टिकी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में और भारत में मद्रास के पास अड्यार में था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेंडोक्रेटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? अगर हम बात करते हैं सेंडोक्रेटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रेटस कहा था, और इसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विलियम जॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसको एक चीज़ और एंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने किया था, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये कोटस अगर पूछ लेगा तब आपका आंसर हो जाएगा एरियन और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया था। अगर हम बात चंद्रगुप्त मौर्य की करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। इसने अपना जो अंतिम समय था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं जो था वो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1532। अगर हम बात हुमायूं की करते हैं तो वो 1530 में सिंहासन पर बैठा था, 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था, 1533 में दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किया था, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। फिर 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ था, वही शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेर खां विजयी हुआ था। फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था और फिर 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के नरम दल की अगर नेताओं की पद्धति की बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख पद्धति थी वो था राजबामबद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। लेकिन अगर आप उग्रवादियों की बात करते हैं, नरम दल की जगह गरम दल की बात करते हैं, तो उसकी जो पद्धति थी वो था अनुकूल प्रविघटन। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट जो है वो 17 मार्च 1919 को पारित हुआ था। कहीं कहीं आपको बुक में 19 मार्च 1919 भी मिलेगा, तो ये 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, लागू किया गया था। अगर हम बात करते हैं इस कानून की, तो इस कानून के अनुसार अंग्रेजी जो सरकार थी वो जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। अगर हम बात रॉलेट एक्ट की करते हैं तो ये लॉर्ड चैम्फोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था और गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती से और चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी किया था। वेदों की ओर लौटो जो था वो इन्हीं का एक प्रमुख नारा भी था। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा संवाद कौमुदी। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की, तो इसमें हस्ताक्षर होने में एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने। अगर हम बात गांधी इरविन समझौते की करते हैं तो ये 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। तो अगर उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक की बात करते हैं तो था लीडर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और लीडर के संपादक कौन थे? लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। अगर हम बात न्यू इंडिया की करते हैं तो न्यू इंडिया जो था वो किसके द्वारा था? एनी बेसेंट के द्वारा संपादित समाचार पत्र था। यंग इंडिया की बात करते हैं तो यंग इंडिया की स्थापना 1919 में गांधी जी ने किया था। और फ्री प्रेस जर्नल की बात करते हैं तो ये एक न्यूज एजेंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में याद रखिएगा बाबर विजयी हुआ था और बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अगर हम बात पानीपत की और लड़ाइयों की करते हैं तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में, जो कि अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो ये अरबी विद्वान इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। फिर 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की एक पुस्तक थी रेहला, इसी में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। अगर हम बात मोहम्मद बिन तुगलक की करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक से और जो चीज़ें याद रखने लायक है वो है कि इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू भी कहा गया है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा। मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य शासक था। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तो इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की भी स्थापना की थी। और इसके मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, वो लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं दलित मुक्ति मोर्चा का तो यही नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात समता सैनिक दल की करते हैं तो ये 1926 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। और स्वतंत्र मजदूर संघ की बात करते हैं तो ये 1936 में किया गया था भीमराव अंबेडकर के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, अगर हम बात करते हैं पंपास की, ये पंपास है, तो पंपास की अगर बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर हम बात बेल्ट की करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर हम बात डाउन्स की करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है। लेकिन अगर सवाना की बात करते हैं तो सवाना हो गया, कंपोज हो गया, लानोस हो गया, ये सब जो है ये सब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। बंदरगाह कस्बा यहाँ पूछ रहा है, तो बंदरगाह कस्बा जो गुजरात का नहीं है वो है जामनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात जो है वो मूंगफली और कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी का सबसे बड़ा जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र है। यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियाँ होती है। इसके बाद कृष्णा महानदी और नर्मदा कावेरी का स्थान आता है। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी से याद रखिएगा इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगर हम बात नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा से याद रखिएगा इसका जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक से। महानदी की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोंडवाना तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर गोंडवाना की बात करते हैं तो इसी काल में चट्टानों की सबसे ज़्यादा चट्टान मिलता है गोंडवाना में। अगर हम धारवाड़ तंत्र की बात करते हैं तो धारवाड़ तंत्र में चट्टानों में सोना, लोहा, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त होता है। अगर हम विंध्य तंत्र की बात करते हैं तो इसके चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी ये सब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो क्या है। तो दामोदर जो है वो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। अगर हम बात दामोदर की करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर के पठार पलामू से है। और दामोदर की जो कुछ सहायक नदियां हैं वो दामोदर तो हुगली की सहायक नदी है, लेकिन अगर दामोदर की सहायक नदियां पूछ ले तब हो जाएगा बराकर, कोनार, जमुनिया, ये सब दामोदर की सहायक नदी है। अगर हम बात गंगा की करते हैं तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, कोसी, गंडक, गोमती, भागीरथी, अलकनंदा, घाघरा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो यूरेनियम उत्पादन जो सबसे अधिक करता है वो काजाख्स्तान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर भारत में पूछ दे तो भारत में अगर पूछ दे तो सबसे बड़ा इसका उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अगर हम बात कनाडा की करते हैं तो कनाडा से याद रखिएगा ये निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपाज। क्योंकि देखिए अगर हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं तो सामान्यतः भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली मध्यम अथवा उच्च वर्षा वाली जलवायु को हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और यह जो जलवायु है वो भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र में, पश्चिमी एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसको हम लोग एडिलेड कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी केप टाउन और मध्य चिली में भी मिलती है। और ये जो अर्जेंटीना का जो पंपाज है इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी और गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश को, तो ये कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ियों पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है ये मिलता है नीलगिरी के पहाड़ियों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नीलगिरी पहाड़ियों पे याद रखिएगा इसका जो सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी पहाड़ियों का वो है डोडा बेटा, जो कि दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अगर पहला पूछ देगा तब हो जाएगा अनाईमुदी, लेकिन ये जो नीलगिरी पर है वो है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो सबसे सूखा स्थान की अगर बात करते हैं तब हो जाएगा लेह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह जो है वो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है वो 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का जो कारण है वो ये है कि उनका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात और ऑप्शन की करते हैं, मतलब हॉर्मुज जल संधि की बात करते हैं, तो हॉर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान और ईरान को अलग करता है। अगर हम बात बॉस्फोरस की खाड़ी की करते हैं तो बॉस्फोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। और अगर हम बात मलक्का जल संधि की करते हैं तो मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी, और ये अपवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई की दृष्टि से पूछ लिया जाए संसार की सबसे बड़ी नदी, तब हो जाएगा नील नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो ये मिलता है दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। अगर हम बात पूर्वी एशिया की करते हैं तो पूर्वी एशिया के कुछ देश हैं जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के अंतर में कितना अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 5.5 घंटे का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत का जो प्रामाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और भारत का जो प्रामाणिक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एस्किमो निवासी हैं। अगर हम बात एस्किमो की करते हैं तो ये कनाडा के निवासी हैं, और इनके शीतकालीन आवास को इग्लू कहा जाता है और ग्रीष्मकालीन आवास को टूपिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो अगर हम बात निग्रिटो प्रजाति की करते हैं तब जो आदिवासी समुदाय है सेमांग, ये जो है निग्रिटो प्रजाति का है, और ये मुख्यतः मलेशिया में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। तो हिमालय पर्वत की अगर बात करते हैं तो ये नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से, और यह जो है एक नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का जो है ये बेलेगुला है। और फिर उसके बाद 1947 में अमोनियम सल्फेट केरल के अलवाओं में लगाया गया, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई 1951 में, और उसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी के, यह लंबाई कितनी है? देखिए सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 1114 किलोमीटर है, और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो लगभग में सिंधु नदी के लंबाई के बराबर ही है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है 916 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। अगर हम बात सिंधु नदी की करते हैं तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमनद से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। अगर हम बात ब्रह्मपुत्र नदी की करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है, और इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं वो है मानस, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो धन विधेयक जो है वो उसके संबंध में लोकसभा में ही अंतिम निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को धन विधेयक भेजा जाता है तो उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो एक प्रमाण पत्र उसमें अटैच करके भेजता है जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि यह जो विधेयक है वो धन विधेयक है। अगर हम बात करते हैं धन विधेयक की तो धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को है कि वो राय ले सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देगा तब हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना उसको दी जानी चाहिए। और जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प पर विचार चल रहा होता है तो जो अध्यक्ष होता है वो पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे सभा में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन अगर मत बराबर भी हो जाता है तब उस टाइम भी उसको मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो देखिए मैं सारे सीटों को बोलता हूं। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में है 13, आसाम में है 14, राजस्थान में है 25 और आंध्र प्रदेश में भी है 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा बी। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में है 29, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में है 39 और पश्चिम बंगाल में है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो स्थगन, सत्रावसान और विघटन तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा का स्थगन जो होता है वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और सत्रावसान और विघटन जो है ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है। तो ये संसद का नियंत्रण है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं संसद का तो संसद जो है वो समय समय पर इस पर व्यय को मतलब किसी भी चीज़ पर अगर व्यय समझ रहा है कि वो आवश्यक है तो उसमें उसके खर्च की अनुमति दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संसद, और संसद ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश का। देखिए अगर राज्य के विधानसभा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी जो अधिकतम संख्या है वो 500 है और न्यूनतम जो है वो 60 तय की गई है, लेकिन कुछ इसका अपवाद भी है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्य हैं और बाद बाकी में किसी में 68 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में राज्य विधानसभा की कुल सीटें हैं 243 और राज्य विधान परिषद की कुल सीटें हैं 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 315 के तहत, लेकिन इसको हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी पदमुक्ति या उसे पद से हटाने का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। लेकिन संघ लोक अगर सेवा आयोग की बात करता तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग से एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि है एक संशोधन है, वो है 41वां संशोधन 1976। 41वां संशोधन 1976 में क्या किया गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की जो सेवा मुक्ति थी वो उसकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग
के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 280 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। और यह जो है वित्त आयोग ये एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। अब तक टोटल 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, जिसमें प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 1951 में किया गया था और अभी 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मिलान करने के लिए। अगर हम बात करते हैं संघीय सूची की, तो संघीय सूची में मूलतः 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसकी विषयों की संख्या 100 हो गई है। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थी, लेकिन इस समय विषयों की संख्या 61। और संवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें मूलतः 47 विषय थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 52। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, मैच कर लीजिए तो शायद बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह जो है वो 87वें 87वें संविधान संशोधन के अनुसार ये जो राज्यभर सीटों का आवंटन है ये 226 तक एज यूजुअल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत हुआ क्या क्या था? इसके तहत हुआ था 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया था, भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संसद विधानमंडल कोरम को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो ये जो वृद्धि करने की शक्ति है वो है संसद के पास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने की विधि बनाने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पंचायती राज ब्लैंक के अंतर्गत स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया जाता है। तो पंचायती राज जो है वो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो याद रखिएगा भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करता है। तो राजनीति को जो समावेश करने का उद्देश्य है वो स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक लोकतंत्र। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हमारे राष्ट्रगीत को संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाए जाने के लिए जाने वाला समय कितना है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो मूल रूप से 5 पदों में है, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियां ही मान्य है तो उसको गाया जाता है और उसको गाने में कुल समय 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान की जो धुन है उसको संक्षिप्त रूप में बजाया जाता है और जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती है तो इसको गाने में 20 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकंड। अगर हम बात राष्ट्रगान की करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और पहली बार जो जन गण मन गाया गया था वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर अगर हम चुने जाने वाले प्रथम दलित की बात करते हैं तो ये तेलुगु देशम पार्टी के थे और इनका नाम था GMC बाल योगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। 19 में मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के को मौलिक अधिकार से हटाकर स्वतंत्रता समाप्त कर दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 19 के बी के, तो 19 बी के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियारों को एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, और 19 सी के अंतर्गत जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए या उससे ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ अगर वो लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता के लिए लड़ता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से अब कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो भारत में अब तेल की जो कीमतें हैं इसका जो निर्धारण करता है वो भारतीय तेल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। अगर हम बात हिंदू वृद्धि दर की करते हैं तो इसका जो संबंध है वो है जीडीपी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हुआ क्या था कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली है इसका जो संबंध है वो अर्थशास्त्र है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और अगले 3 दशकों में भी जो विकास दर थी वो बहुत धीमी रही थी। तो 1970 के दशक की बात है जब एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था प्रोफेसर राजकृष्ण, इन्होंने इस धीमी विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा था। तो इसका संबंध किससे हो गया, जीडीपी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो पूरा है ये जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उनकी एक पुस्तक थी टारगेट 3 बिलियन, उसी में प्रस्तावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। और इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 जून 2012 में शुरू करने की घोषणा की थी। अब इस योजना को श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है। तो अर्थ शोधन जो निवारण अधिनियम 2002 है ये भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य है काले धन को सफेद करने से रोकना, और यह जो अधिनियम है ये 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसे 2005, 2009 और 2012 में संशोधित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है। तो ये बना दिया है 2011-12 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011-12। और ये जो है थोक कीमत सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक जो है वो कुछ चुनी हुई वस्तुओं का सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक पे हुई आधार मानकर महंगाई दर की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कुछ और क्रांतियों के भी नाम याद रखिएगा, जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें जो ओपन जनरल लाइसेंस है ये ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये मैच करेगा विदेशी व्यापार के साथ। अगर हम बात ट्राइसेम की करते हैं तो ये रोजगार के साथ मैच करेगा। अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा ये मुद्रास्फीति के साथ मैच करेगा, और नकदी रिजर्व अनुपात ये जो ऋण नियंत्रण के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो नई मुद्रा जो यूरो था ये 1999 में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो 1984 जो है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात आर.के. नारायण की करते हैं तो आर.के. नारायण से एक याद रखिएगा द गाइड नामक पुस्तक इनने लिखा है। सुखवंत सिंह की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा दिल्ली रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी पुस्तक के लेखक हैं सुखवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1995 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसमें टोटल 164 कंट्रीज हैं और जो 164 जो कंट्री है वो जो लास्ट मतलब सबसे लास्ट में जो कंट्री ऐड हुआ है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। IRDP है क्या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से प्रभाषित किया जा सकता है। तो अर्धरोजगारी को प्रभाषित किया जाता है कि जितना उनका कार्य है उतना उनको भुगतान नहीं मिल रही, जितना वो उनकी क्षमता है उतना वो कार्य नहीं करने में सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उससे कम कार्य करते हैं जिससे वो करने में ज़्यादा सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो एड्स दिवस तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 दिसंबर को। अगर हम बात 12 जनवरी को करते हैं तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। और एड्स दिवस की अगर हम दिसंबर की और बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में कुछ और जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वो जैसे 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ब्लू चिप कंपनी क्या है। अगर हम बात करते हैं ब्लू चिप कंपनी की तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत जो कंपनियां हैं उनको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि NAFTA नाफ्टा के सदस्य हैं। तो नाफ्टा का जो सदस्य हैं ये उत्तरी अमेरिका में मुक्त व्यापार समझौता था जिसका सदस्य था कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए USA, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का अगर दूसरे नाम की बात करते हैं तब इसका सही आंसर हो जाएगा IBRD यानी ऑप्शन नंबर सी। IBRD यानी पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही किया गया था। अगर हम बात विश्व बैंक की करते हैं तो विश्व बैंक से याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। इसका गठन 1945 में हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास और इसकी जो मेंबर कंट्रियां हैं वो है 189। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपना मार्क्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स और रीजनिंग के उसका सॉल्यूशन मैं PDF फॉर्म में आप लोगों को हो सकता है उपलब्ध करवा दिया गया है। और अगर आप PDF नहीं डाउनलोड किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको सारे क्लास के सारे टेस्ट सीरीज के PDF अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।